अगर आप ध्यान से पढ़ें मंत्रिमंडल के बंटवारे को तो कम से कम 20 बड़े और महत्वपूर्ण विभाग, 15 से 20, वो ताश के पत्तों की तरह घूम फिर के इन चारों में बढ़ते हैं। बीजेपी में संगठन बराबर से हावी होता है। वो संगठन भी पवन साय के पास नहीं था, राम प्रताप सिंह के पास नहीं था, वो सौदान सिंह के पास। सरकारी मंत्री कौन है? तो लकमा है। कैसा चला रहा है, कितना चला रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो मैसेज का पॉलिटिक्स है, ये मैसेज का जो पॉलिटिक्स है वो ये है, इस सरकार के बारे में ये धारणा होना उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज मोदी जी क्यों जीत रहे हैं? बीजेपी में बहुत पहले नहीं तो कम से कम पिछले साल डेढ़ साल में देखे अपन। अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष, हालांकि नेता प्रतिपक्ष पहले धर्मलाल कौशिक भी रहे जो छत्तीसगढ़ के ही है, छत्तीसगढ़िया जो एक छवि जिसको बोलते हैं। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने। अब इससे बड़ी क्या बात लोगे आप? बिलासपुर के सांसद हैं अरुण साहब, क्या वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ की ट्रेनें सही चलें? चाह के भी नहीं करा पाते हैं। क्या वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ के एयरपोर्ट पे फ्लाइट बढ़े? लेकिन वो क्या रेल मंत्री से मिल पाते हैं कि वो उद्यान मंत्री से मिल पाते हैं? मैं समझता हूं कि शायद करेक्टिव मेजर कांग्रेस पार्टी लेने वाली है। लगातार आ रहा है कि कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम इस साल कुछ महीनों के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। और चुनाव के संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और ख़ास तौर से चुनावों के जानकार, जो खुद भी ट्रैकिंग करते रहते हैं, लोगों के बीच जुड़े रहते हैं और अपने नज़रिए से चुनाव के हालात देखते रहते हैं। उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हाल में कुछ दिनों पहले जिन सर्वेक्षणों की चर्चा थी, जो ओपिनियन पोल्स के नतीजे सामने आए, जिससे ये समझने की कोशिश होती है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार जीत किसे हासिल हो सकती है। इस तरह के सवालों पे ये सर्वेक्षण को किस नज़रिए से देख रहे हैं, इस पर ही बात करेंगे। सुधीर भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल ये है कि अभी जो हाल के दिनों में कुछ जो सर्वेक्षण के नतीजे आए हैं, जिसकी चर्चा मीडिया में हुई, वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हो रही है या सत्ता बरकरार रहेगी। ये मोटे तौर पर ज़्यादातर सर्वेक्षण इसी उस पर ये परसेप्शन है। आपका अपना नज़रिया क्या है? या इस पर एक सवाल ये जोड़ूं कि अगर ये बात हो रही है तो उसका आधार क्या हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया अवस्थी जी आपने। जो सर्वे आए हैं, एक तो सी वोटर का था, एक ओपिनियन पोल है, किसी मैगजीन का भी है, किसी एक और चैनल का भी है। 46 कम से कम कांग्रेस और 62 अधिकतम, और बीजेपी का अधिकतम जो है वो 35 के आसपास है और बाकी 22-23 तक नीचे है। मतलब सारे सर्वे जितने हैं, ओपिनियन पोल है, उनका ट्रेंड यही है कि कांग्रेस का इस राज्य में अपर हैंड है और बहुत संभव है कि कांग्रेस इस चुनाव में सरकार दोबारा बनाने जा रही है इस राज्य में। तो अब अगर सारे सर्वे, हालांकि मैं मानता हूं कि किसी का सैंपल साइज़ 3000 है, किसी का 6000 है, ये बहुत अच्छा सैंपल साइज़ पर्याप्त नहीं होता, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव तो होता ही है। आप 100 आदमी से भी बात करके नब्ज पकड़ सकते हैं अगर आप सही तरीके से आदमी चुन रहे हैं कि किससे बात करनी है। तो ये तो क्लियर है कि एक कांग्रेस इस चुनाव में आगे है। जो आपका सवाल है मूल कि अगर ये ऐसा है तो इसका आधार क्या है, मुझे वो सवाल ज़्यादा सही लगा कि कौन जीत रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों जीत रहा है। देखिए, 15 साल बीजेपी की सरकार रही। 15 साल बीजेपी की सरकार में रमन सिंह जो ठाकुर है, राजेश मूढ़त, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, ये जो 3 वैश्य समुदाय के लोग हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ें मंत्रिमंडल के बंटवारे को
तो कम से कम 20 बड़े और महत्वपूर्ण विभाग, 15 से 20, वो ताश के पत्तों की तरह घूम फिर के इन चारों में बंटते थे। कहने के लिए 2 आदिवासी मंत्री, 2 पिछड़ा वर्ग के मंत्री, ये सब बनाए जाते थे, लेकिन उनके पास जो विभाग हैं वो कम महत्वपूर्ण विभाग रहते थे, जिसको, जैसे कि आप महिला बाल विकास, आदिवासी कल्याण, और इधर आप देखें तो नगरीय कल्याण, जिसका बहुत बड़ा बजट है, पूरा का पूरा राजस्व, पूरा कमर्शियल टैक्स, पूरा सिंचाई, वन, खनिज, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी। तो एक सरकार का जो परसेप्शन था, उस सरकार के परसेप्शन ये था कि इन चारों पांचों के आसपास सत्ता केंद्रित है। बीजेपी में संगठन बराबर से हावी होता है। वो संगठन भी पवन साय के पास नहीं था, राम प्रताप सिंह के पास नहीं था, वो सौदान सिंह के पास था। वो भी विदिशा से आए हुए एक राजपूत परिवार से थे। तो पूरा जो सत्ता का तंत्र है वो या तो अपर कास्ट कहिए, या ये कहिए कि ये बाहर से आए लोग कहिए, या जैसा भी कहिए, वो उनके हाथ में था। ब्यूरोक्रेट में भी अमन सिंह पावरफुल, ये सारे लोग पावरफुल। आप इस 5 साल की सरकार की तुलना करिए, पूरे रणनीतिक रूप से भूपेश बघेल ने इस सरकार को छत्तीसगढ़िया सरकार के रूप में स्थापित किया है। वो अब किसी परंपरा के तहत खुद को सोंटा मारना हो, गेड़ी चढ़ के घूमना हो, भंवरा खेलना हो, कि सीएम हाउस में तीजा पोरा का त्यौहार बनाना हो, छुट्टियां डिक्लेयर करना हो, और पावर किसके हाथ में है? पावर किसके हाथ में है? भूपेश बघेल के हाथ में है। टीएस सिंहदेव अगर राजपूत भी हैं तो वो यहाँ के राजा है। वो परिवार बहुत समय से, 300 साल से। विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल नहीं है, वो चरणदास महंत है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है। सिंचाई मंत्री, वन मंत्री कौन है? वो ये रविंद्र चौबे अकबर है। तो ये जो पूरा सेटअप है। आबकारी मंत्री कौन है? तो लकमा है। कैसा चला रहा है, कितना चला रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो मैसेज का पॉलिटिक्स है, ये मैसेज का जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि पहले ही स्ट्रोक में इस सरकार ने ये संदेश दिया कि ये छत्तीसगढ़िया और मूल छत्तीसगढ़िया के सिम्टम वाली सरकार है। तो दूसरी चीज उन्होंने उसी समय की, 2,500 रुपये में धान खरीदने का वादा करके वो आए थे। और पहली कैबिनेट जिसमें केवल 3 सदस्य थे, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, वो पहली कैबिनेट ने कर्जा माफी और 2,500 के धान की खरीदी की रेट अप्रूव की। आपको याद होगा कि बीजेपी ने बोनस बोल के बोनस नहीं दिया, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सी चीजें हुई। तो ये जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में धान केंद्र है, धान की खेती को आगे बढ़ाना, उसको सपोर्ट करना। मैं तो कई बार आश्चर्य करता हूं कि सरकार के विज्ञापनों में ये बात क्यों नहीं आती कि धान की खेती का हमने लाभकारी बनाया है, इसलिए 1,000 राइस मिल नहीं लगी है। ये बात क्यों नहीं आती? क्या ब्यूरोक्रेट अभी भी स्टील प्लांट और पावर प्लांट को ही उद्योग मानते हैं, राइस मिल उद्योग नहीं है? कितने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है पूरी धान की खेती की अर्थव्यवस्था के बढ़ने से। वो बात जो है, उसका जवाब, इन दोनों नैरेटिव का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मेरी समझ में जो आगे दिख रही है कांग्रेस, उसका मूल कारण यह है। अब चूंकि हम लोग सर्वेक्षणों पर बात कर रहे हैं, आप भी खुद सर्वेक्षणों में हिस्सा लेते रहे हैं, संचालन करते हैं, और इस नज़रिए से आप पूरे हालात को देखते हैं। तो जिन मुद्दों का, जैसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता का जिक्र आया, धान का जिक्र आया, तो क्या सर्वेक्षण में इसको लेके भी कोई ओपिनियन सामने आ रहा है? मतलब मेरा कहने का यह है कि एक लाइन में, ये मुद्दा प्रभावी है क्या चुनाव में? देखिए,
स्पेसिफिक सवाल किसी सर्वे में ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया, ये तो जो एग्जैक्ट ग्राउंड पे क्वेश्चन कर रहे हैं उनको पता होगा। लेकिन ये क्लियर है कि इस सरकार के बारे में ये धारणा है कि ये हमर सरकार है, कि ये हमारे बीच के लोगों की सरकार है। और किसी सरकार के बारे में ये धारणा होना उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज मोदी जी क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि बहुसंख्य आबादी को लगता है कि ये हमारी भी सरकार है। उस एक नैरेटिव को केंद्र में कांग्रेस या केंद्र में जो बाकी अपोजिशन पार्टियां हैं, वो या तो रीजनल होने के कारण या जाति पे आधारित होने के कारण या कमजोर हो जाने के कारण, एक समय आता है हर पार्टी का, वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो धारणा है कि ये हमारी सरकार है, हमारे नज़दीक के लोगों की सरकार है, वो तो रिफ्लेक्ट होता है। आप किसी आदमी के सामने में 5 सैंपल लीजिए, उसमें आप किसान का सैंपल लीजिए, व्यापारी का लीजिए और इसका लीजिए खेतीहर मजदूर का, और बोलिए धान खरीद में पैसा बर्बाद हो रहा है, वो मजदूर और किसान आपसे लड़ने लगेंगे। व्यापारी कहेगा बिल्कुल ठीक बात है, पुल पुलिया कम बन रही है, सड़क ज़्यादा बनना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन इसलिए आता है, ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये निर्णय मुझे लाभ पहुंचा रहे हैं। और अगर ये नीचे तक पहुंचा हुआ है तो फिर जाहिर बात है कि आपको पॉलिटिकली मजबूत करेगा। तो लेकिन बीजेपी में बहुत पहले नहीं तो कम से कम पिछले साल 1.5 साल में देखे अपन, अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष, हालांकि नेता प्रतिपक्ष पहले धर्मलाल कौशिक भी रहे जो छत्तीसगढ़ के ही है, छत्तीसगढ़िया जो एक छवि जिसको बोलते हैं। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बीजेपी ने, आपको याद होगा 2003 का चुनाव तो जोगी के विरोध में जीता था, और उसकी बहुत बड़ी भूमिका विद्याचरण शुक्ल के कैंपेन और दिलीप सिंह जूदेव का अपनी मूंछों के दांव पे लगाना, वो बहुत एक बड़ा अलग चुनाव था। 8 का चुनाव ये राशन 35 किलो राशन पे जीते। 13 का चुनाव ये किसी तरह जीत के सरकार बना गए, जबकि ऐसा लग रहा था कि 13 ये नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद इन्होंने अपने आप को, जो बोलते हैं ना कि इवोल्व करना पड़ता है, कि अगर हुंडई हर 2 साल में 3-4 कार के नए मॉडल ना लाए, मारुति कार के मॉडल नहीं लाए, तो कंपनियां धीरे धीरे आउट हो जाएंगी। तो ये नहीं कर पाए। अरुण साहू जी को इन्होंने 1.5 साल पहले बनाया, नारायण चंदेल जी है, धर्मलाल कौशिक है, लेकिन आज भी क्या है, बड़ा चेहरा रमन सिंह दिखाई देता है। दूसरी बात, इन लोग एम्पावर नहीं है डिसीजन लेने के लिए। ये दिखाई दे रहा है कि सेंटर से आके कभी ओम माथुर हैं, तो कभी पुरंदेश्वरी हैं, कभी कोई है, वो आके सारी चीजें कर रहे हैं। अब इससे बड़ी क्या बात लोगे आप? बिलासपुर के सांसद हैं अरुण साहब, क्या वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ की ट्रेनें सही चलें? चाह के भी नहीं करा पाते हैं। क्या वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ के एयरपोर्ट पे फ्लाइट बढ़े? लेकिन वो क्या रेल मंत्री से मिल पाते हैं कि वो उद्यान मंत्री से मिल पाते हैं? तो उनको कितनी शक्ति दी है बीजेपी ने, वो भी लोग देख रहे हैं। इससे एक चीज, रेणुका सिंह यहाँ केंद्रीय मंत्री है, आपको किसी मंच पे रेणुका सिंह का कोई प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जबकि ट्राइबल महिला है? आप द्रौपदी मुर्मू पे ट्राइबल महिला का कार्ड खेल रहे हो, लेकिन रेणुका सिंह को सामने रख के ट्राइबल महिला का कार्ड नहीं खेल रहे हो। नहीं, ठीक बात है। वो ये एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पिछले 2018 का जो चुनाव था, बीजेपी 15 साल सरकार में रहते बहुत केवल 15 सीटों पर सिमट गई। तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ, कुछ तो उसका असर होगा। तो क्या आज भी वो 15 साल कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ उसके चेहरे में दिखाई देते हैं? क्या उसका भी कोई असर अभी भी है लोगों के बीच, ऐसा लगता है? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2019 के चुनाव में लोकसभा में मैं यूपी में घूम रहा था। मैं घूमते 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 दिल्ली में वापस पहुंचा, तो वहाँ एक वरिष्ठ अधिवक्ता, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पूरी तरह डेड अगेंस्ट है मोदी जी के। उन्होंने मेरे से पूछा क्या है? मैं कहा यूपी में कम से कम 50 सीट बीजेपी आएगी, 60 क्रॉस कर रही है। बोले सपा बसपा का अलायंस है। मैं कहा उसके बाद भी।
है ना। और बाद में वो मेरा एक इंटरव्यू भी BTVI चैनल था, उसने प्रसारित भी किया। वो नाराज हो गए। मैं कहा क्या बात है, मैं कहा एक बहुत छोटा सा फैक्टर है। बोले 10 साल मनमोहन रहे ना, 10 साल तो मोदी को भी मिलना चाहिए। बोले ऐसे थोड़ी चुनाव डिसाइड होता है। मैं कहा ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से चुनाव डिसाइड होता है। तो जो आप 15 साल वाली बात कर रहे हैं ना, ये बीजेपी के खिलाफ जा रही है कि 15 साल उम्र रही ना, तेहू मन तो 10 रहना चाहिए, 10 साल तेहू मन ला देवा। ये फैक्टर जो है कि एक मौका और दिया जा सकता है, देना चाहिए। ज्यादा आप दे जाएंगे तो आपको विधायकों के खिलाफ बहुत सी शिकायतें मिलेंगी। और मैं समझता हूं कि शायद करेक्टिव मेजर कांग्रेस पार्टी लेने वाली है। लगातार आ रहा है कि कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे। तो उसके अलावा तो कुछ नैरेटिव नहीं है इनके अगेंस्ट। ईडी आईडी की रेट हो रही है, उसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है, क्योंकि ईडी आईटी की रेट और जेल आप मनीष सिसोदिया को भी भेज दिए हो। अब मनीष सिसोदिया तो कम से कम ईमानदार माना जाता है ना, उसको भी जेल भेज रहे हो और आप यहां भी जेल भेज रहे हो, तो बराबर हो गया। तो उसको ईडी आईटी की रेट का लाभ उठाने का जो राजनीतिक वो होना चाहिए था, चतुराई, वो बीजेपी में नहीं है। अगर इस आप सर्वेक्षणों के ही नजरिए से पर्सनालिटी अगर देखें, बड़े छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता के रूप में कांग्रेस भाजपा के दोनों, तो जैसे अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो जाहिर सी बात है कि उनके पक्ष में एक समर्थन नजर आता होगा सर्वेक्षणों में। आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र में अभी भूपेश बघेल हैं जैसा किसी समय, या आपके अजीत जोगी थे, या डॉक्टर रमन सिंह थे पहले के चुनाव में? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है वो सब प्रमुख भूमिका में होता है। सबसे 15-20% वोट भी केवल उसके चेहरे पे, नाम पे इधर से उधर होते हैं। जब तक रमन सिंह की पॉपुलैरिटी थी, रमन सिंह भी 50% से ऊपर आते थे। आज जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें भूपेश बघेल की पॉपुलैरिटी भी 50% या ऊपर आ रही है। रमन सिंह गिर के 25-30% पे आ गए हैं, जो एक अजीत जोगी की लगातार आती रही 25-30%। जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर या एक्स चीफ मिनिस्टर होता है उसकी ही ज्यादा आती है। पिछले साल भूपेश बघेल की 10-12% आती थी, टीएस सिंहदेव जी की उससे भी कम आती थी, लेकिन सीएम बनने के बाद वो बढ़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 50% से ऊपर आ रही है तो हेल्दी है, 40 से नीचे जाना खतरे की निशानी है। पिछले बार रमन सिंह जी 40 से नीचे चले गए थे। इस बार भूपेश बघेल की क्या स्थिति? 50 के आसपास, मैं जितने सर्वे देख रहा हूं उसमें 50% के आसपास रेटिंग आ रही है। तो 50% मतदाता अगर किसी को अच्छा बोल रहे हैं तो बाईपोलर इलेक्शन में 43-44% में तो आप स्वीप कर जाओगे। पिछले बार 43% वोट पाके आप 68 सीट जीते हो। हर बार चुनाव बीजेपी ने यहां जीता 40% वोट में। मैं उसी सवाल पर आ रहा था। और ये बातचीत के दौर को आखिरी दौर में एक तकनीकी सवाल है। जैसे आप 2003, 2008, 2013 के चुनावों को देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच 1 से 1.5% के बीच का फर्क दिखाई देता है, उसी में पूरा खेल होता है। लेकिन पिछला 2018 का चुनाव ऐसा है जिसमें 10% करीब का वोट का अंतर था। इस बार वो परसेंटेज क्या स्थिति है और उसका सीटों पर कितना असर दिखाई देगा, ये आप तकनीकी तौर पर क्या मानते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ शुरू से बाईपोलर पॉलिटिक्स रही है। बसपा ने 1998 में, जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 2018 में इसको लंबा डेंट किया है, और 2003 में विद्याचरण शुक्ला जी की पार्टी ने इसको डेंट किया। दोनों पार्टी, आप याद रखिए कि 40-40% अगर पा रही हैं तो 20% थर्ड को जा रहा है, लेकिन वो बटा हुआ है, बुरी कदर बटा हुआ है। तो इस बार भी मैं समझता हूं कि दोनों पार्टी मिल के वो 80-85% वोट ही पाने वाली हैं। 15%, 17% फिर से तीसरी पार्टियों में जाएगा, लेकिन वो बटा हुआ रहेगा। जो नॉर्मल सिम्टम है वो ये है कि कांग्रेस अपना कुछ वेट शेयर पिछले बार से शायद लूज कर जाए, बीजेपी अपना वोट शेयर शायद थोड़ा सा बढ़ा ले जाए, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में
साइजेबल अंतर, मतलब जो 1.5% 1% वाली बातें होती थी वो नहीं रहेगा, उससे बहुत कंफर्टेबल अंतर अभी दिखाई दे रहा है। मैं इसको ना 93 के चुनाव से तुलना कर रहा हूँ। 93 93 में 55-57 सीटें कांग्रेस की आई थी और बाकी 30 सीट के आसपास बीजेपी की आई थी। तो वो जो इलेक्शन था, दिग्विजय सिंह ने जो जीता था, अगर आप उसको याद करें तो कुछ कुछ सिनारियो और अंतर जो है वोटों का उतना रहने वाला है। 98 में बसपा मजबूत हो गई थी, तो बसपा के वोट काटने से कांग्रेस और भाजपा के बीच में मैदानी इलाका में बीजेपी बहुत जीती। उस समय बस्तर में 12 में से 11 अगर कांग्रेस नहीं जीती होती तो 2000 की सरकार कांग्रेस की नहीं बनती। जो छत्तीसगढ़ बनने के हाँ, बाद 48 और 36, बिल्कुल 48 को सबसे क्लोजेस्ट जो था वो 48 और 36 था। सुदीप भाई, आप लगातार इसी तरह से हालात पर नजर रखे रहिए। अभी चुनाव में आने में जो भी दिन बाकी हैं, हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि आपके साथ बैठ के कुछ चुनावों को लेकर, जिससे हम आगे किस तरह की रणनीति बन रही है और किस तरह के हालात बन सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कर सकें। ऐसे कुछ सवाल लेकर आपके बीच आते रहेंगे और आप इसी तरह हमें समय देते रहिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत